चलिए हम आ गए अपनी अगली क्लास में और अगला टॉपिक लेंगे। अगला टॉपिक आ गया हमारा तापीय साम्य। इस पर हमें विचार करना है। 12.2 टॉपिक है ये, 2 नंबर का पॉइंट है। 12.2 तापीय साम्य। अंग्रेजी में लिखते हैं बच्चों इसको थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य। साम्य का मतलब क्या होता है? देखो, साम्य को बोलते हैं, साम्य का मतलब होता है संतुलन। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम इसे यांत्रिकी में ले जाएं, पीछे ले जाएं, ठीक, अगर हम इसे यांत्रिकी में ले जाएं तो यांत्रिकी में समझना पड़ेगा पहले थोड़ा सा। यांत्रिकी में साम्य क्या चीज़ है? ठीक, कहता है बल 0 और आघूर्ण बल आघूर्ण 0। यानी किसी वस्तु पर अगर बल 0 हो और कुल या परिणामी बल आघूर्ण 0 हो तो वह वस्तु साम्य अवस्था में होगी। साम्य अवस्था। लेकिन यहाँ थर्मोडायनामिक्स में या ऊष्मागतिकी में ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हमें तापीय साम्य की बात करनी है। तो तापीय साम्य कैसे हो सकता है? जब किसी गैस के स्थूल चर समय के साथ परिवर्तित नहीं होते तो गैस तापीय साम्य अवस्था में होती है। या साम्य अवस्था में होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने तापीय साम्य अवस्था लिख दी, ये भी सही है। या साम्य अवस्था में होती है, क्योंकि जो मेन शब्द है वो ये है। और दूसरा जो शब्द है यहाँ पे बच्चों वो है स्थूल चर। अब किसी भी गैस के स्थूल चर क्या है? मतलब जो उसके स्थूल चर का मतलब होता है जिन्हें इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, जिन्हें देखा जा सके, जिन्हें छुआ जा सके, है ना। तो स्थूल चर जो है इंद्रियों से अनुभव किए जा सकने वाले भौतिक कारक, यानी कारक हैं, काम करते हैं और हम उनको, कारक मतलब कुछ कर सकता हो, प्रकृति में कुछ कर सकता हो। भौतिक हैं यानी उनमें आंखों से दिखना। भौतिकी में तो भौतिक किसे कहते हैं? फिजिकल किसे कहते हैं? जिसका शरीर से अनुभव हो सकता हो, जिसको शरीर से देखा जा सकता है, यानी आंखों से देखा जा सकता हो,
जिसको आपको कोई जिसकी कोई गणना हो सकती हो, है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि दुनिया भौतिक रूप में है, तो वर्ल्ड इज फिजिकल, कहते हैं वर्ल्ड इज फिजिकल। तो फिजिकल मतलब दुनिया का एक शरीर जो है वो परिभाषित हुआ। तो देखिए यहाँ पे समस्या ये आती है कि कितना परिभाषित हुआ। तो पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ भौतिक कितनी है या उसके अलावा कितनी है। तो उन्होंने कहा भाई जो शरीर से अनुभव हो सकता है भौतिक में, हम उसका अध्ययन करते हैं, तो कहते हैं भौतिक क्या है, भौतिक अनंत है। तो फिर उन्होंने शब्द लगा दिया कि इंद्रियों से अनुभव किए जा सकने वाले भौतिक कारक, यानी भौतिक उतना जितना इंद्रियों से अनुभव किया जा सके। अब कौन कौन से हैं स्थूल सर, अब देखो, पहला ताप, ठंडा या गर्म पता चल सकता है। दूसरा दाब, ठीक है, ये भी बल बटे क्षेत्रफल, कितना दाब पड़ रहा है इसका पता लगाया जा सकता है। तीसरा आयतन, नापा जा सकता है, आयतन, आयतन को नाप सकते हैं। द्रव्यमान या मोलों की संख्या, ये भी नापी जा सकती है, इसे तुम जानते हो, मोलों की संख्या, ठीक। और नंबर 5 संगठन, ठीक। तो ये समय के साथ ना बदल रहे हों, यानी साम्य कब होगा, किसी भी गैस की साम्य अवस्था कब होगी, जब उसका ताप स्थिर हो, दाब स्थिर हो, आयतन स्थिर हो, द्रव्यमान स्थिर हो और संगठन स्थिर हो। तो यहाँ पर ये बात तो समझ में आती है कि भाई ताप जो है स्थिर हो गया, ये भी समझ में आता है कि भाई दाब स्थिर हो गया, आयतन भी चलो स्थिर हो गया, ठीक, द्रव्यमान भी स्थिर हो गया या मौलों की संख्या, संगठन स्थिर हो गया। ये कैसे हुआ, ये क्या चीज़ है, संगठन स्थिर हो गया। इसका मतलब होता है कि अगर कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था पे आ गई, जैसे मान लो ये अभिक्रिया है, देखो बिल्कुल साम्य अवस्था पे आ गई अभिक्रिया, तो कैसी अभिक्रिया हो सकती है, ये N2O2, ये लो, ये अभिक्रिया साम्य अवस्था पे है, साम्य अवस्था पर ये अभिक्रिया है। तो समझ रहे होंगे अभिक्रिया में साम्य अवस्था आ गई तो कुछ इसके उत्पाद बने, कुछ इसके क्रियाकारक हैं, जो बनना था वो बन गया। इधर उधर अभिक्रिया साम्य अवस्था के इधर उधर नहीं जा रही है, ये साम्य अवस्था पर है। तो यानी गैसों में इसका कितना है, NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन कितनी है, इसमें ऑक्सीजन कितनी है, कुल मिलाकर इसका संगठन जो है किसी बर्तन के अंदर, इसका संगठन समय के साथ नहीं बदल रहा है। यानी समय के साथ ये अभिक्रिया N2 नहीं बना रही है, O2 नहीं बना रही है, इसमें साम्य अवस्था आ गई है। तो इसका मतलब है संगठन, यानी संगठन स्थिर है। तो कुल मिला के जब ये सारी चीज़ें नहीं बदलती तब हम कहते हैं कि किसी भी गैस की तापीय साम्य अवस्था है या साम्य अवस्था है, ठीक। और यहाँ पर गैस का तापमान जब तक बदलता रहता है जब तक तापमान में अंतर रहता है। अब यहाँ पर देखिए फर्क है थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स में और सामान्य तापमान के परिवर्तन में, थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको हमने समझना है ये चीज़ कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस बर्तन में पानी है, इस बर्तन में हमारे पास पानी है, ठीक। और यहाँ पर एक हमारे पास तांबा है, तांबे का तापमान T1 है और पानी का तापमान T2 है, और T1 अधिक है T2 से,
T1 अधिक है T2 से। अब अगर मान लीजिए मैं इस तांबे को इसमें डाल दूँ, गरम गरम तांबे को इस पानी में डाल दूँ, तो क्या होगा? तांबे का तापमान कम होगा, पानी का तापमान बढ़ेगा। तो कुछ समय के बाद हम ये मानते हैं कि लगभग एक जैसा तापमान प्राप्त हो जाएगा, यानी पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तांबा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, एक तापमान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं, इससे ऊष्मा सीधे पानी को मिली, इसके आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ, पानी के आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ, दाब में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल तापमान में परिवर्तन हुआ। यानी जो कार्य है ऊष्मा कार्य में जाए वो नहीं हुआ, ठीक, केवल ऊष्मा का सीधे परिवर्तन हो गया। अब अगर मैं एक और उदाहरण ले लूं, अब समझ में आएगा मामला कि दरअसल हीट ट्रांसफर, ऊष्मा हस्तांतरण सामान्यतया हम करते हैं और उसे थर्मोडायनामिक्स में ले जाते हैं, तापीय साम्य अवस्था गैसों में बनाते हैं, तो क्या फ़र्क होता है? अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक चैम्बर में ये पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन है जो चल सकता है। ये क्या है? ये पिस्टन है जो चल सकता है। ओके, और यहाँ पर मैंने एक गैस भर दी, गैस ए, इसका तापमान TA, इसका आयतन VA, इसका दाब PA, इसमें भर दी मैंने। यहाँ पर मैंने दूसरी गैस भर दी, गैस B, इसका तापमान TB, इसका आयतन VB, इसका आयतन, इसका दाब PB। तो मैंने क्या किया कि इस पिस्टन को चलने के लिए छोड़ दिया, और इस पिस्टन में ऊष्मा आर पार हो सकती है। ये ऊष्मा चालक है, ऊष्मा चालक पिस्टन, ठीक। और बाहर से जो दीवारें हैं वो सब अचालक हैं, यानी बाहर ऊष्मा नहीं जा रही है। ये जो दीवारें हैं बाहर की तरफ, ये ऊष्मारोधी हैं, इनसे नहीं जा रही है। केवल इस गैस से या इस गैस से इसको ऊष्मा केवल इस पिस्टन के माध्यम से जा रही है। अब देखिए, यहाँ हम चाहते हैं कि हमें साम्य अवस्था प्राप्त हो, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस वाले केस में जिसमें गरम गरम वस्तु को पानी में डाल दिया था और इस वाले केस में क्या फ़र्क है। तो जैसे ही मान लीजिए हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले पिस्टन को जो गति देगी वो कौन सी चीज़ देगी। सबसे पहले अगर पिस्टन इधर उधर चलेगा तो किसके कारण चलेगा पिस्टन? सबसे पहले हम देखते हैं कि दाब का अंतर है अगर, तो पिस्टन में गति होगी। दाब इधर या उधर, जिधर भी ज़्यादा होगा उधर से पिस्टन कम वाले की तरफ चलेगी, यानी दाब बराबर करेगी। पहले क्या बराबर होगा? दाब बराबर होगा, क्योंकि दाब जब तक बराबर नहीं हो जाता, जब तक इस पिस्टन पर बल शून्य नहीं हो जाता, ये रुकेगा नहीं तब तक। तो कुल मिला के दाब के आधार पर पिस्टन में गति होगी। इसका मतलब किसी ना किसी गैस का आयतन बढ़ेगा और किसी ना किसी गैस का आयतन घटेगा। तो इसका मतलब ऊष्मा का कुछ हिस्सा कार्य करने में जाएगा, पक्का। उसके बाद तापमान जब तक समान नहीं हो जाते तब तक इस चालक दीवार या चालक पिस्टन के माध्यम से ऊष्मा इधर उधर जाएगी, क्योंकि ऊष्मा जा सकती है, चालक दीवार है, ऊष्मा जा सकती है, तो फिर तापमान भी बराबर हो जाएंगे। तो दो बातें बराबर होना अनिवार्य है, एक ये कि दाब बराबर हो, एक ये कि ताप बराबर हो, ठीक। अब आयतन कुछ ना कुछ बनेंगे जो स्थिर हो जाएंगे, वो बराबर नहीं होंगे, बराबर हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो हम मान रहे हैं कि भाई बराबर आयतन बराबर नहीं होंगे, कुल मिला के ताप और दाब बराबर होंगे। आयतन जो भी होंगे वह भी स्थिर हो जाएंगे, अब बदलेगा नहीं आयतन। तो कुल मिला के इसमें जो द्रव्यमान है वह स्थिर है, इसमें मौलों की संख्या स्थिर है, इसमें द्रव्यमान वही है, स्थिर है, मौलों की संख्या स्थिर है। अब इसका आयतन भी स्थिर हो चुका, साम्य अवस्था प्राप्त हो गई हमें। तापमान इसका भी वही हो गया जो इसका था, दाब इसका भी वही हो गया जो इसका था। कुल मिलाकर सारी चीज़ें स्थिर हो गई हैं। तो यानी यहाँ फ़र्क ये आया
कि कुछ ऊष्मा जो एक गैस से दूसरी को जाएगी उसका कुछ हिस्सा कार्य में भी बदलेगा, जबकि यहाँ सीधे ऊष्मा ऊष्मा में परिवर्तित, यहाँ कार्य वाली कोई बात नहीं है। तो यानी यहाँ समझ में आ रहा है कि भाई ये जो चीज़ है ये जाती है ऊष्मा गतिकी में, ये ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत है। यानी ऊष्मा का प्रभाव सभी चीज़ों पर पड़ता है, ताप पर पड़ता है, दाब पर पड़ता है, आयतन पर पड़ता है, ठीक, संगठन पर पड़ता है, मौलों की संख्या घटती बढ़ती है, घट बढ़ सकती है, ठीक, अभी इसमें तो नहीं घटाई बढ़ाई हमने, लेकिन घट बढ़ सकती है, ठीक, कुल मिला के सब चीज़ों पर पड़ता है। और अगर देखें इसमें जिसमें गैस नहीं है, द्रव्य है या कोई सॉलिड वस्तु, कोई चीज़ है जिसमें गैस नहीं है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पदार्थ से ऊष्मा दूसरे पदार्थ को जाती है, सीधे तापमान को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे तापमान प्रभावित होता है। तो इसको हमें ऊष्मा गतिकी में चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, ये ऊष्मा मिति है। क्या कहें इसको? ये ऊष्मा मिति है। ऊष्मा मिति, ऊष्मा का मेजरमेंट, बस थर्मोमेट्री, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? थर्मोमेट्री। और इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है ली गई ऊष्मा, ये तो पढ़ लिया पिछले चैप्टर में, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ये इसका सिद्धांत है। एक हीट लेगा एक देगा, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें गैसों में ऊष्मा को ताप, दाब, आयतन, कार्य सभी चीज़ों में देख के चलना होता है, ठीक। तो कुल मिलाकर तापीय साम्य हमारी समझ में आ रहा है कि इसमें ये चीज़ें हैं। देखो ताप को क्या लिखें? टेम्परेचर, ये देखो ये ताप बदलना नहीं चाहिए, दाब P बदलना नहीं चाहिए, आयतन V बदलना नहीं चाहिए, द्रव्यमान M या मौलों की संख्या नहीं बदलनी चाहिए, संगठन यानी कोई भी अभिक्रिया हो रही हो उसमें साम्य अवस्था प्राप्त हो जानी चाहिए, तब इसे कहते हैं साम्य अवस्था, गैस की साम्य अवस्था। तो तापीय साम्य अवस्था या तापीय साम्य इसी का नाम है, ठीक। तो समझ में आ गया गैस की साम्य अवस्था या तापीय साम्य अवस्था या तापीय साम्य क्या चीज़ है, ये यहाँ क्लियर हुआ। अब थोड़ा और इस पर विचार करेंगे। देखिए कुछ चित्र है पाठ्य पुस्तक में, हम वो बनाएंगे और उसको समझेंगे। देखिए ये है चित्र 12.1 में A और B, चित्र 12.1 में A है और यहाँ पे चित्र 12.1 में B है, ठीक। दोनों चित्र बनाएंगे, दोनों को समझेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर इसमें क्या बनाया इन्होंने, कुछ ऐसा ही इधर भी बनाया है। अब इसमें इन्होंने इसमें जो ये पिस्टन है ये बनाया है ऊष्मारोधी, यानी इसमें हीट नहीं जा सकती। ये जो पिस्टन है ऊष्मारोधी है और इन्होंने इसको नीले रंग का बताया है ऐसे,
ठीक, इसमें पिस्टन ऊष्मारोधी नहीं है बल्कि दीवार ऊष्मारोधी है। ये जो दीवार है बाहर से, ये ऊष्मारोधी है। ये देखिए, ये ऊष्मारोधी, यानी जो नीले रंग का आवरण है वह ऊष्मारोधी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है, मेरे पास एक और रंग होगा, ये देखो, ये मिल गया रंग। ये जो चीज़ है ये ऊष्मारोधी नहीं है, ये चालक है, यानी इसकी दीवारें चालक हैं और पर्यावरण से ऊष्मारोधी नहीं है, यानी पर्यावरण से ऊष्मा इसमें जा सकती है, आ सकती है। ठीक, अब इसमें इन्होंने एक गैस भरी हुई है, इसमें कोई गैस है, ऐसे गैस दिखाई हुई है, ये है ए, और इसमें भी कोई गैस भरी हुई है, ये है बी, इसमें भी कोई गैस भरी हुई है ए, और इसमें भी कोई गैस भरी हुई है बी, और ये जो बीच में पिस्टन है जो चल सकती है नई व्यवस्था बनाने के लिए, ये चालक है। यानी ये जो चीज़ है ये चालक है और चलायमान है। चलायमान समझ रहे होंगे, यानी ये चल सकती है। ठीक, और ये ऊष्मारोधी है, ऊष्मारोधी आवरण, यानी पर्यावरण से ऊष्मा नहीं ले सकते, ये ऊष्मा चालक है, आवरण। ठीक, और ये जो है पिस्टन ऊष्मारोधी है और चलायमान है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है जी साम्य अवस्था कैसे प्राप्त होगी और साम्य अवस्था कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऊष्मा चालक आवरण है ना, देखिए ऊष्मा चालक आवरण। तो यहाँ बाहर जो है, बाहर चीज़ क्या है, बाहर है पर्यावरण, पर्यावरण, यहाँ भी बाहर पर्यावरण है और यहाँ भी बाहर पर्यावरण है। तो पर्यावरण के साथ ऊष्मा इसमें नहीं जा सकती, पर्यावरण से ऊष्मा इसमें नहीं जा सकती क्योंकि ये ऊष्मारोधी आवरण है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊष्मा का ये चालक है, ये दीवार, ये पिस्टन, तो चलायमान भी है, यानी यहाँ पर ए से बी को ऊष्मा जा सकती है। ए से बी को ऊष्मा चालक दीवार के माध्यम से जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी में ऊष्मा का आदान प्रदान चालक दीवार के माध्यम से हो सकता है, पर्यावरण से नहीं। पर्यावरण कैसा है, ऊष्मारोधी है, यानी पर्यावरण से ऊष्मा ए और बी को नहीं जा सकती, सीधी सी बात है। हाँ, ये चालक दीवार है, इससे जा सकती है, ओके। यहाँ पर ये इससे नहीं जा सकती, ये दीवार अचालक है, ऊष्मारोधी चलायमान है, ऊष्मारोधी दीवार है, चलायमान है, इससे नहीं जा सकती। यहाँ पर पर्यावरण से ऊष्मा ए और बी को जा सकती है, तो यहाँ पर पर्यावरण के साथ ए व बी में ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए हम चाहते हैं कि भाई साम्य अवस्था हो,
तो साम्य अवस्था होने के लिए हम जानते हैं कि पर्यावरण का तापमान T है। मान लीजिए पर्यावरण का तापमान T है, तो इसका तापमान T हो जाएगा। जब तक दोनों का तापमान समान नहीं होगा तब तक ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहेगा। उसके बाद यहाँ का तापमान पर्यावरण का T है, एक ही जैसा पर्यावरण है चारों तरफ, तो इसका तापमान भी समान हो जाएगा। तो दोनों के ताप सेम हो गए, दोनों के ताप बराबर हो गए। अब यह गैस इस पिस्टन को चलाएगी इधर उधर, जब तक चलाएगी जब तक दाब समान नहीं हो जाए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का दाब PA हो जाएगा और यहाँ का दाब PB हो जाएगा। तो साम्य अवस्था कब आएगी, साम्य अवस्था कब आएगी जरा बताइए, जब PA बराबर PB हो जाए। ऐसे में इसका आयतन क्या होगा, VA, और इसका आयतन क्या होगा, VB। तो यहाँ पर तापमान की वजह से साम्य अवस्था नहीं बनी, बल्कि दाब के अंतर की वजह से साम्य अवस्था बनी। और आयतन VA VB, दाब समान ताप समान। आयतन समान होंगे या नहीं होंगे ये गैस की मात्रा पर निर्भर करता है, उसके मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर यहाँ PA VA TA सब साम्य अवस्था में आ जाएंगे, कारण यहाँ साम्य अवस्था दाब के अंतर की वजह से बनी, क्योंकि तापमान जो समान होगा वह पर्यावरण के समान होगा, क्योंकि पर्यावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तो यहाँ पर साम्य अवस्था पर्यावरण की वजह से नहीं, क्योंकि पर्यावरण ने ताप समान कर दिया। यहाँ पर साम्य अवस्था दाब के अंतर की वजह से स्थापित हुई है, पर्यावरण ने पहले से ही तापमान समान किया हुआ था। ठीक, तो तापांतर के कारण इस पिस्टन में गति नहीं हुई। यहाँ पे साम्य अवस्था बनाने वाली चीज कौन सी है, दाब है। ठीक, ओके। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ऊष्मा A से B की तरफ या B से A की तरफ बहेगी। जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता तब तक ऊष्मा बहती रहेगी। दूसरी बात, यह पिस्टन या तो इस तरफ चलेगा या इस तरफ चलेगा। जब तक दाब समान नहीं हो जाता तब तक यह पिस्टन चलेगा। तो यहाँ पर साम्य अवस्था ताप और दाब दोनों की वजह से बनी। तो दोनों का दाब बराबर होगा तब, और ताप बराबर होगा तब साम्य अवस्था बनेगी। चीज़ वही होगी, ताप बराबर है, दाब बराबर है। वहाँ पर ताप पहले से ही बराबर है, क्योंकि पर्यावरण से ताप, ये चालक दीवार है, ताप तो पहले से ही बराबर है। यहाँ पर इसके पास इनके ताप में जो अंतर है वह पर्यावरण से तो ऊष्मा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये पिस्टन चालक दीवार के रूप में है, ये जब तक चलेगा जब तक ताप बराबर ना हो जाए, दाब बराबर ना हो जाए। तो नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाए दाब को बराबर करने के लिए गैस को कार्य करना होगा, और ताप को बराबर करने के लिए ऊष्मा का स्थानांतरण भी करना होगा। यानी यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक होगा ऊष्मा परिवर्तन, डेल्टा क्यू क्या है, ऊष्मा परिवर्तन। दो बातें होंगी। यहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे होगा केवल कार्य। यानी दाब को बराबर करने के लिए कुछ कार्य, कुछ विस्थापन होगा, क्योंकि दोनों का ताप पहले से ही सेम है, ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साम्य अवस्था प्राप्त करने के ये दो बातें, ये दो तरीके समझाए जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक के अंदर। अगर कहीं साम्य अवस्था आती है तो वह किन कारणों से होती है, हमें ये तय करना होता है। अगर दो गैसों में ताप पहले से ही बराबर है तो साम्य अवस्था लाने के लिए हमें दाब को बराबर करना होगा। उसके बाद अगर ताप और दाब दोनों अलग अलग हैं तो हमें दोनों को ही बराबर करना होगा। ठीक, कुल मिलाकर ये हैं आपका दो चित्र एनसीईआरटी में, इन दोनों को बता रही है कि भाई ये फ़र्क है, साम्य अवस्था लाने के ये दो तरीके हैं। चलिए ठीक है, अब ये टॉपिक जो है हमारा ये पूरा हुआ, छोटा टॉपिक था। उदाहरण नहीं लेंगे क्योंकि इसमें यहाँ कोई उदाहरण नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी टाइप कहानी बताई और कंसेप्ट को क्लियर किया। तो कंसेप्ट चूँकि हमारे काम आएगा आगे। अब ये हो गया हमारा तापीय साम्य को हमने समझ लिया। अब हम चलेंगे अगले पे, ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम। ठीक, न्यूमेरिकल आंकिक
ग्राफ, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे लेंगे, ठीक है।